नमस्कार। देखिए, चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़े जाते। असल में ये शासन करने का, लोगों की सेवा करने का एक अधिकार पत्र हासिल करने के लिए होते हैं। तो आज हम ऐलानाबाद के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे और हम सिर्फ आंकड़ों में नहीं उलझेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि एक असरदार शासन की रूपरेखा वो असल में दिखती कैसी है। तो ये कहानी है हरियाणा के दिल की, ऐलनाबाद की। आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ जमीन की नहीं है, ये यहाँ की मिट्टी की, यहाँ के लोगों के संघर्ष की और उनकी अपनी पहचान, उनकी संप्रभुता की कहानी है। हमारा पूरा विश्लेषण इसी जमीन से, यहीं से शुरू होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सत्ता तो आती जाती रहती है, वो अस्थायी है। लेकिन जो चीज पीछे रह जाती है वो होती है विरासत। और विरासत वो शासन से बनती है, सियासत से नहीं। यही हमारे आज के विश्लेषण का मूल सिद्धांत है। तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं, बात करते हैं मिट्टी की आवाज की। ऐलनाबाद की असल हकीकत क्या है, वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है, उनकी बुनियादी शिकायतें क्या हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी शिकायत जो सामने आती है वो है खारा पानी। ये कोई सरकारी फाइल का मुद्दा नहीं है, ये लोगों की रोज की पीड़ा है। इस पानी से त्वचा की बीमारियां हो रही हैं और जाहिर है फसलों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी बड़ी शिकायत है गांवों की सड़कों की खस्ता हालत। देखिए, सड़कें किसी भी गांव की जीवन रेखा होती हैं, और जब ये टूट जाती हैं तो सफर और व्यापार दोनों ही ठप पड़ जाते हैं। सिरसा भादरा जैसे जरूरी रास्ते आज भी मरम्मत की राह देख रहे हैं। तीसरी शिकायत सीधी खेतीबाड़ी से जुड़ी है। खेतों में पानी भर जाता है और सिंचाई की समस्या तो है ही। यहाँ के जाट और सिख किसान, जो इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, वो बहुत परेशान हैं। नहरों का रखरखाव अधूरा पड़ा है और सिंचाई के प्रोजेक्ट बस देरी से चल रहे हैं। और चौथी शिकायत वो इंसानी विकास से जुड़ी है। स्वास्थ्य और शिक्षा, जो स्थानीय हेल्थ सेंटर हैं, उनमें संसाधनों की भारी कमी है। और सोचिए, यहाँ की बेटियों के लिए एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। ये एक ऐसी जरूरत है जो सालों से नजरअंदाज की जा रही है। तो ये तो थीं लोगों की जमीनी शिकायतें, उनकी कहानियां। अब चलिए इन्हीं कहानियों को आंकड़ों के आईने में देखते हैं। 2024 का जनादेश, उसके नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। 81%, 81.03%, ये है यहाँ का वोटर टर्नआउट। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ का वोटर बहुत जागरूक है और अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए वो सिस्टम से जवाबदेही चाहता है। अब ये देखिए, 9.47% जीत का अंतर, 9.5% से भी कम। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि मुकाबला कितना करीबी था। मतलब जमीन पर असंतोष इतना गहरा था कि हवा किसी भी तरफ बह सकती थी। तो इस पूरे डैशबोर्ड को एक साथ देखें। कुल मतदाता लगभग 2 लाख, उनमें से 81% ने वोट डाला। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि सिर्फ 15,000 वोटों के अंतर ने हार और जीत का फैसला कर दिया। ये एक ऐसा मार्जिन है जो हमें याद दिलाता है कि हर एक वोटर की आवाज की कितनी कीमत होती है। और ये आंकड़े दिखाते हैं यहाँ का सामाजिक ताना बाना। जाट समुदाय का प्रभुत्व जरूर है, पर करीब 30% वोटर अनुसूचित जाति से हैं और 26% सिख समुदाय से। ये एक बहुत ही नाजुक सामाजिक संतुलन है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी सफल शासन तभी सफल होता है जब वो इन सभी समुदायों की उम्मीदों को साथ लेकर चले। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की गरिमा और सोच समझकर अपना नेता चुनने का अधिकार ये सबसे ऊपर है। इसीलिए सार्वजनिक मंच से कही गई बातें हमेशा जिम्मेदार होनी चाहिए। वो तथ्यों पर आधारित हों, सिर्फ भावनाओं पर नहीं। ये सिर्फ एक आदर्श की बात नहीं है, ये एक असरदार शासन की पहली शर्त है। अच्छा, तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं ताकि हम समझ सकें कि 2024 के इन नतीजों के पीछे कौन से लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न काम कर रहे थे। पिछले 7 टर्म्स का चुनावी इतिहास देखिए। काफी लंबे समय तक एक ही पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये साफ दिखाता है कि वोटर की वफादारी किसी पार्टी से नहीं, अपने हितों से है। सीधा सा हिसाब है, जो काम नहीं करेगा उसे बदला जाएगा। और ये जो वोट शेयर का उतार चढ़ाव है, इसे ध्यान से देखिए। 2014 में कांग्रेस का वोट सिर्फ 7.8% था, जो 2024 में बढ़कर 49% हो गया। और वहीं बीजेपी 38.9% से गिरकर सिर्फ 8.4% पर आ गई। ये सिर्फ एक वोट स्विंग नहीं है, ये जनता की नाराजगी का एक तरह का भूकंप है।
तो इन आंकड़ों से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, एलनाबाद का वोटर किसी का बंधुआ नहीं है। वो काम न करने वालों को सजा देना जानता है। दूसरी बात, जमीन के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे आखिरकार राष्ट्रीय या राज्य स्तर की लहरों पर भारी पड़ते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, 2024 का नतीजा ये साफ दिखाता है कि जमीन पर एक गहरी नाराजगी थी, जिसे सही वक्त पर सही तरीके से समझा गया। मतलब ये चुनाव का नतीजा किसी एक व्यक्ति की हार या जीत नहीं है, ये असल में एक गवर्नेंस डेफिसिट के खिलाफ प्रतिक्रिया है। अब ये गवर्नेंस डेफिसिट क्या है? आसान भाषा में, जब सरकार के वादों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये टेबल ये उन्हीं शिकायतों को फिर से सामने लाती है, लेकिन इस बार ये शासन की नाकामियों से सीधी जुड़ी हुई हैं। साफ पानी, सड़कें, सिंचाई, स्वास्थ्य, बिजली, ये सब बुनियादी जरूरतें हैं और इन्हीं मोर्चों पर सिस्टम फेल हुआ है। ठीक है, तो समस्या का विश्लेषण तो हो गया, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की। रास्ता क्या है? अब हम सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस जनादेश को एक ठोस, असरदार शासन में कैसे बदला जाए, उस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। इसके लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत यानी एक 4 स्तंभीय रणनीति की जरूरत है। पहला, सही चुनावी रणनीति। दूसरा, जमीन पर मजबूत संगठन। तीसरा, नैरेटिव की ताकत यानी अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। और चौथा, संसाधनों का सही प्रबंधन। नैरेटिव की शक्ति का मतलब है इस पूरी लड़ाई को प्रगति बनाम उपेक्षा का रूप देना। खारे पानी और टूटी सड़कों की जो उपेक्षा हुई है, उसके खिलाफ विकास की राजनीति को खड़ा करना। और ये है उस रणनीति को जमीन पर उतारने का एक 90 दिन का एक्शन प्लान। 90 दिन पहले विकास यात्रा से गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ना, उनकी समस्याएं सुनना। फिर 60 दिन पहले डिजिटल तरीकों से उन तक समाधान का वादा पहुंचाना। आखिरी 21 दिनों में घर घर जाकर संपर्क करना। और आखिरी हफ्ते में बस एक ही काम, लोगों में विश्वास जगाकर उन्हें वोट डालने के लिए बाहर निकालना। लेकिन एक बात और, जब हम डिजिटल आउटरीच करते हैं या घर घर जाते हैं तो हम लोगों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस डेटा को संभालने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। किसी भी व्यक्ति की जानकारी लेने से पहले उसकी सहमति लेना और ये साफ करना कि उस जानकारी का इस्तेमाल किस लिए होगा, ये उनकी गरिमा और गोपनीयता की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। असल में मतदाताओं के साथ विश्वास बनाने की नींव यहीं से शुरू होती है। तो जैसा मैंने पहले कहा, चुनाव जीतना तो एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। असली लक्ष्य तो है जमीन पर ठोस नतीजे देना और उस विश्वास को बनाना जो सालों साल कायम रहे। शासन को एक निवेश की तरह देखना होगा और इसका रिटर्न, इसका फायदा जनता को मिलना चाहिए। यानी युवाओं के लिए रोजगार, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो दिखें, जैसे कि वो सड़कें जिनकी लोग मांग कर रहे हैं, बेटियों के लिए वो डिग्री कॉलेज, और एक ऐसी व्यवस्था जहां लोगों की शिकायतों को सुना और सुलझाया जाए। इन सब चीजों का जो आखिरी रिटर्न मिलता है वो है विश्वास। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, आखिर एक जीत का असली मकसद क्या है, अगर वो सेवा की एक विरासत बनाने के लिए ना हो। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204106102 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।